की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर हमारा ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 7 देख लें, उसके बाद फिर इसके बारे में पढ़ें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो समझिए, हम बता देते हैं संधारित्र का मतलब क्या होता है। संधारित्र का मतलब होता है कि संधारित्र एक ऐसे दो चालकों का युग्म होता है जिनमें बराबर और विपरीत आवेश होते हैं और वो एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। अब जो चालक ले रहे हैं संधारित्र बनाने के लिए, उसके आकार अलग अलग हो सकते हैं। वो एक गोला हो सकता है चालक, तो गोली संधारित्र बन जाएगा। अगर वो चालक दोनों अगर हमारे यहाँ वो बेलनाकार अगर होंगे तो उनको कहा जाता है बेलनाकार संधारित्र। अगर वही दोनों चालक एक समतल प्लेट होती हैं तो उसको कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन शर्त है, संधारित्र का मतलब ये होता है कि ऐसे चालक जिनमें बराबर और विपरीत आवेश हों। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, पहले तो ये हम लोग समझ लें। तो उसकी परिभाषा बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जब बराबर किंतु विपरीत आवेश से आवेशित धातु की दो समतल प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती हैं तो ये समायोजन समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अगर चालक है, अगर समतल प्लेट अगर बन गए तो वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल और लिख सकते हैं इसकी कि अगर दो प्लेटें, जैसे अगर चित्र में देखें कि अगर हम मान लेते हैं कि दो प्लेटें हैं, ये तार नहीं आप मानिए, प्लेट है ऐसे रखी गई है। इस पर अगर प्लस का आवेश मान लेते हैं और दूसरी प्लेट हम लेते हैं, वो भी समतल प्लेट है, वो भी खड़ी हुई है बिल्कुल एकदम ऐसे, इस पर आवेश है माइनस। एक चीज और आपकी जानकारी में बता देते हैं कि जो आवेश हम दिखा रहे हैं बाहर की तरफ, वो एक्चुअल में होता है इसके अंदर वाली सतह पर, यहां पर प्लस, यहां पर भी माइनस। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो आप जरा देखिए इसको, ये जो व्यवस्था हमने बना दी है इसी को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं कि दो समतल प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हों लेकिन बराबर आवेश हो, तो ऐसी व्यवस्था जो हमारी है वो समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ठीक है, अगर इसकी संधारित्र धारिता अगर निकालनी हो तो इसकी दो तरीके निकालने के हैं, मतलब दो स्थितियां हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इसके बीच जो खाली जगह दिख रही है हमको, उसके बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। और दूसरा इसकी स्थिति यह है कि अगर हम उसके पूरे स्थान पर भर के आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो पहला है, हेडिंग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग लगाइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और इसकी पहली स्थिति हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। स्थिति नंबर 1, जब संधारित्र की प्लेटों के
बीच के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रखा है, यहाँ पर रखा है या भरा है। ये पहली कंडीशन है हमारी। पहली स्थिति हम लेकर चल रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र तब हम ज्ञात करेंगे जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो इसकी भाषा हम थोड़ी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको समझ लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे माना x तथा y दो धातु की, माना x तथा y दो धातु की समतल प्लेटें एक दूसरे के समांतर d दूरी पर स्थित है। एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया जिसमें दो धातु की प्लेटें ली गई हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, यानी ये दूरी हमारी d है और ये प्लेट है x और ये प्लेट है y। क्लियर हो गया? स्थित है प्लेटों के बीच पूरे स्थान में भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ। प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के। कोई समस्या इसमें? ये हमने मान लिया इसके बारे में। उसके बाद जो आवेश है उसका जो आवेश घनत्व है, आवेश तो बराबर है दोनों में। अगर हम इसमें अगर Q अगर आवेश है प्लस का तो इसमें माइनस का Q है, तो इसमें लिख सकते हैं प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q है। ठीक है। यदि मान लेते हैं कि यदि प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा है। तो ये मान लिया हमने आवेश तो इस पर है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं एक्स वाई इधर कर ले, और ये है हमारा प्लस क्यू आवेश से आवेशित प्लेट और ये है माइनस क्यू से आवेशित प्लेट। तो आवेश तो हमने मान लिया है, लेकिन ये भी मान लिया है कि उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो अगर हम ये मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व का मान अभी हम लोग लिख लेंगे क्या होगा। तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
कितनी हो जाएगी? इसको लिख सकते हैं हम लोग E बराबर, बताओ भाई, ये हम लोग जब गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि दो प्लेटें अगर रखी हैं तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा, एक प्लेट रखी है तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसके समीप। अगर दो प्लेटें रखी हैं तो इसका फार्मूला लोग निकाल चुके हैं। अगर ये वीडियो अगर नहीं देखा है गॉस के अनुप्रयोग वाला तो आप हमारा चैप्टर नंबर 1 में जा करके ये अनुप्रयोग वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें धातु की प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी। तो उसमें कितना निकल कर गया थे देखिए जरा, हम लोग याद आ रहा होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये निकाली थी हमने। लेकिन यहाँ चूंकि परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो यहाँ पर हम K को और शामिल कर लेंगे। वहां जो डेरिवेशन किया गया है वो वायु के लिए किया गया, तो वायु के K का मान 1 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो लिखा जाएगा सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं? जैसे एक प्लेट के कारण निकाला था, जैसे एक प्लेट के कारण निकाला गया था, यानी प्लस प्लेट के कारण अगर निकालेंगे हम, यानी तो कितना निकला था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ई वाई यानी वाई प्लेट के कारण निकाला गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जो कि एक ही दिशा में थे तो कुल तीव्रता कितनी आ गई थी, कुल तीव्रता का मान कितना आ जाएगा, E बराबर EX प्लस EY, ऐड कर देंगे दोनों को तो सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद वैल्यू इसकी आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये निकाला गया था वहां पर। बस यहां पर हमको चेंज यहां पर ये कर देना है कि परावैद्युत पदार्थ होने की वजह से एप्सिलॉन नॉट के साथ में एक K भी शामिल आ जाएगा, जो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये इक्वेशन हमने बना लिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल सकते हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं और यदि हम ये मान लेते हैं कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल यानी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर A है और आवेश है उसका Q, तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। ये अगर सिग्मा की वैल्यू यहां लगा देते हैं तो E का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू लगाओ यहां पर, तो Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली हमने, प्लेटों के बीच कितनी होगी, ठीक है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को d अगर माना है हमने तो विभवांतर कितना हो जाएगा प्लेटों के बीच में, तो लिख सकते हैं यहां पर, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच की दूरी d है तो
प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि E इक्वल टू होता है v अपॉन डी। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कहीं जब हम पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो ये पॉइंट वहां पर आया था कि फार्मूला देखिए याद आ रहा होगा, तो फार्मूला क्या निकल करके वहां पर आया था, E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ये निकला था वहां पर। ठीक है, जहां पर डेल्टा V विभवांतर है और डेल्टा x दूरी है, तो यहां पर डेल्टा V की जगह V माना गया है और दूरी को d मान लिया गया है। तो वही फार्मूला है हमारा। तो इस सूत्र की मदद से V का मान कितना हो जाएगा, E इंटू डी। कोई दिक्कत है यहां? चलिए अच्छा, अब जरा समीकरण 2 से E का मान रख दें। रखने पर तो V बराबर हो जाएगा Q अपान के ए अपसाइलन नॉट और इंटू डी, तो ऊपर ही रहेगा इंटू डी। ये विभवांतर निकाल लिया हमने, इसको डालें समीकरण नंबर 3। तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होती है Q अपान V। ये इसकी परिभाषा सूत्र होता है। तो V का मान हम यहां लगा दें, तो समीकरण 3 से V का मान रखने पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, C इक्वल टू Q अपान Q इंटू डी अपान के ए अपसाइलन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, के ए अपसाइलन नॉट अपॉन। ये जो फॉर्म निकल करके आया है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, अब देखिए यहां से पता चल रहा है हमको कि जो C का जो मान है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के। C का मान जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। तीसरा पॉइंट है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डी के। इसका डिस्कस हम संधारित्र वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये वो बात यहां पर इस फार्मूले की मदद से सिद्ध भी हो जाती है। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एग्जाम को भी याद आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा ये भी बताइए कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हम लोग ये लिखेंगे कि संधारित्र धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच भरे हुए परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपाती होती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम ऐसे संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जिसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो।
दूसरा जो पॉइंट हमारा है, हेडिंग लगाइए दूसरे पॉइंट की, जब यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो या रखा हो। क्लियर हो गई ये बात? जो हम करने जा रहे हैं, इसके पहले जो हमने डेरिवेशन किया है वो उस समय किया है जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब करने जा रहे हैं हम जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब देखिए इसमें पूरा हम करेंगे काम ये कि पहले हम निकालेंगे कि एक प्लेट रखी है जो जिसकी बीच की दूरी से उसकी मोटाई कम है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी कई स्थितियां, जब कई पट्टियां रखी हों या कोई धातु की प्लेट रखी हो, तो वो हम अंत तक पूरी बात बताएंगे। तो पहले बात करते हैं हम आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र। तो जैसे हम मान लेते हैं इसमें वही चीज आएगी कि दो समतल प्लेटें हो गई x तथा y, जिनके बीच की दूरी को हमने क्या मान रखा है, d। इस पर आवेश है प्लस q और इस पर आवेश है माइनस q, माइनस आवेश। और इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है यहां, ये रखी है, जिसकी मोटाई को T हमने मान लिया है। और जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है वो हम मान लेते हैं K। बात क्लियर हो गई? जो हमने मान रहे हैं इसमें जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है K। ठीक, तो इसी बात को हम अपनी भाषा में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसमें माना x तथा y, माना ऐसे लिखिए इसको, थोड़ा सा ठीक रहेगा। माना समांतर प्लेट संधारित्र x तथा y दो समतल प्लेटों से बना है। माना समांतर प्लेट संधारित्र x तथा y दो समतल प्लेटों से बना है, जो जिनके बीच की प्लेटों के बीच की दूरी बना है, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस q तथा माइनस q। ये तो पूरी वही पुरानी बात लिख रहे हैं, बस आपको नोट्स बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आप उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो जिन पर आवेश क्रमशः प्लस q तथा माइनस q है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, मान लिया हमने।
प्लेटों के बीच की दूरी d है, d तथा आगे और लिख देते हैं सामने, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की एक प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी है जिसकी मोटाई t है। ये बात जो चित्र हमने बनाया है उसको लिख दिया है, ठीक है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो अगर सिग्मा मान लें तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर एक चीज और बता दें कि यहां पर जो देखिए प्लेटों के बीच जो खाली जगह दिख रहे हैं तो यहां पर क्या है, सब वायु भरी हुई है और ये पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक है के, और वायु भरी हुई वहां पर के का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ दो तरीके की जगह हो गई, एक जगह वायु की है, दूसरी जगह परावैद्युत पदार्थ की है। तो दोनों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि लिख सकते हैं यहां पर प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग लिख देते हैं E0 बराबर। अब देखिए सूत्र तो हमको पता है क्योंकि E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहां जो वायु की बात कर रहे हैं तो के का मान क्या हो जाएगा 1, गायब हो गया। और Q की जगह सिग्मा की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं Q अपान A। ये इसके पहले वाले डेरिवेशन में ये बात को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या बन जाएगा अपने पास Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई भाई। सूत्र हमारा वही है जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू हम यहां पर Q अपान A लगा दें तो E का मान कितना हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो हो गई वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत पदार्थ में कितनी हो जाएगी, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहां पर जो कि परावैद्युत पदार्थ में निकाल रहे हैं तो केवल एप्सिलॉन नॉट के साथ में के और शामिल हो जाएगा, तो Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। यहां तक कोई बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको फिर।
बता दिया जाए। अब देखिए इसमें आगे हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए दूरी कितनी होगी वायु में, क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालना है प्लेटों के बीच कितना होगा, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी वायु में दूरी कितनी है, टोटल दूरी है हमारे पास d, इतनी तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी कवर किए हुए है, तो वायु में दूरी कितनी है d माइनस टी, और परावैद्युत की जो दूरी है वो है t। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितनी है d माइनस टी, वायु में दूरी d माइनस टी, तथा परावैद्युत पदार्थ क्या लिख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ में दूरी है t। तो मान के चले हम लोग t है, इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, सूत्र हमको पता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। ठीक है, तो E वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू वायु में दूरी, ये तो हो गई वायु के लिए विभवांतर। दूसरा प्लस विभवांतर एक सदिश राशि है, तो दोनों कारण निकालें और जोड़ दें। तो दूसरे कारण परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और दूरी है T। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर E और E0 के मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से E0 का मान तथा समीकरण 2 से E का मान, इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, कितना मान हो जाएगा, V इक्वल टू E0 का मान कितना निकला था, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसमें, प्लस E0 की वैल्यू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू T। ये लिख सकते हैं इसको। इसमें देखिए कुछ कॉमन वाला पार्ट है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो यहां बचेगा D माइनस T प्लस Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां T अपान T, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, T है ये। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 4। अब संधारित्र की जो धारिता होती है उसका सूत्र जरा लिखें। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान V। इस V का मान समीकरण नंबर 4 से हम यहां पर लगा देंगे। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे किया जाए।
क्या लिख दें यहां पर, समीकरण 4 से b का मान रखने पर, तो रख देंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा q अपान, ये अपान में सारा चला जाएगा, q अपान a एप्सिलॉन नॉट b माइनस टी प्लस t अपान k। ठीक है, t है ये फार्मूला बन गया c का। यहां से q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपान d माइनस टी प्लस t अपान k। ये जो फार्मूला निकल करके आया है, यही फार्मूला आंशिक रूप से भरे वैद्युत क्षेत्र की, आंशिक रूप से भरे संधारित्र की धारिता का सूत्र है ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, उसके बाद इसमें हम कुछ विशेष स्थितियों को डिस्कस करेंगे। नोट कर लें पहले। विशेष स्थितियां देख कौन सी हो सकती हैं, विशेष स्थितियां। अब देखिए चित्र के माध्यम से बताते हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति यहां पर यह है कि अगर हम वही संधारित्र हमारा वही है, केवल ये प्लेट हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश से आवेशित, ये प्लेट हो गई माइनस क्यू से आवेश से आवेशित, ये बाकी सब सिचुएशन बिल्कुल एकदम सेम, एक्स वाई प्लेटें हैं। बस यहां पर किया क्या गया है, जो पट्टी अभी हमने एक रखी थी, अगर यहां पर कई पट्टियां रख दी जाएं, ये पट्टी रख दी जाए, एक ये पट्टी रख दी जाए, एक ये पट्टी रख दी जाए, ऐसे जितनी चाहे उतनी पट्टियां रख दें बीच में, तो उसकी धारिता कितनी होगी। ये जो फार्मूला निकला हमारा है, इसको नंबर आप अगला डाल लीजिए, 5 नंबर ही शायद रहेगा, देख लीजिए कौन सा नंबर है। तो ये जो फार्मूला निकला हुआ है समीकरण नंबर 5 में, वो केवल एक ही पट्टी रखी हुई तो उसकी धारिता का सूत्र लिखा गया है। अगर कई पट्टियां रख दी जाएं, जिसकी मोटाई को T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, जितनी पट्टियां रखी जाएं, और उसका जो परावैद्युतांक है K1, K2, K3, K4, बाकी जो खाली जगह दिख रहे वहां सब क्या है, वायु भरी हुई है, तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा, C इक्वल टू, इसकी मदद से लिखेंगे समीकरण नंबर 5 की मदद से, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन, और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस एंड सो ऑन। जितनी भी पट्टियां यहां पर रखी हो उतने आपको T वाला टर्म जोड़ना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति कौन सी होगी हमारी, दूसरी स्थिति यह है कि अगर हम ये कहें कि नहीं, जो परावैद्युत पदार्थ जो रखा गया है उसमें पट्टियां तो रखी गई हैं, लेकिन गैपिंग नहीं है, एक भी बिल्कुल सटा करके रखी गई हैं। जैसे अगर हम चित्र की मदद से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, जरा देखिए,
बिल्कुल एकदम पट्टियों को बीच में एकदम सटा करके रखा गया, कोई गैपिंग नहीं है। प्लेटों में जितनी जगह है सब जगह बिल्कुल एकदम सटा दिया गया है, यानी इसकी मोटाई को T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से जो परावैद्युतांक है K1, K2, K3, K4 ऐसे करके आगे लिख सकते हैं। तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा? अब देखिए, जब पूरे स्थान पर जब भर दिया गया है तो यहां से पता चल रहा है कि जो D का जो मान है, जिसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है D, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर सटा कर रखा जाएगा तो D का जो मान होगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, इतने वैल्यू होगी। ऐसे समझ में आ रहा है? तो उसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये जो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर। तो D माइनस D 0 हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन, जितनी पट्टियां रखी गई। तो ये धारिता सूत्र हो जाएगा। देखिए दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? इसमें जो पट्टियां रखी गई हैं उनके बीच में कुछ जगह है, सटा करके नहीं रखी गई हैं, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब बिल्कुल एकदम सटा करके पूरे स्थान पर भर दी जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बना हमारा इसी वाले फार्मूले से, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी D के बराबर हो जाएगी, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल ये वाला टर्म बचता है। ठीक है। तीसरी स्थिति तो क्या हो जाएगी? तीसरी स्थिति को समझने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच प्लेटें हैं हमारी ये और इसके बीच अगर हम कोई धातु की प्लेट रख देते हैं, हाँ समझना, अगर हम इसके बीच में अगर धातु की प्लेट रख दें तो क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? तो धातु की प्लेट के लिए K का मान कितना होता है? अनंत। अगर पूरे स्थान पर धातु की प्लेट कर रख दें, पूरे स्थान पर फिलहाल नहीं रखा गया इसमें, अगर हम धातु की प्लेट जिसकी मोटाई को T मान लेते हैं, रख देते हैं, तब ये धातु की प्लेट है, ध्यान रखना है, धातु की प्लेट। अभी तक हम लोग क्या रख रहे थे? परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रख रहे थे। अगर धातु की प्लेट रख दी जाए बीच में तो K का मान अनंत हो जाएगा। तो यहां पर समीकरण 5 में देखें, K का मान अगर अनंत हो गया है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा हमारे पास? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ये बात क्लियर हो गई? यहां लिख सकते हैं, क्योंकि K इज इक्वल टू यहां पर कितना है? अनंत है धातु के लिए, इसलिए इसको ये समीकरण लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई? उसके बाद इसकी तीसरी जो स्थिति है, चौथी जो स्थिति हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? अगर हम ये कहें कि जैसे पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो हम लोग भी इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि पूरे स्थान पर अगर परावैद्युत पदार्थ अगर भरा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो जब पूरे स्थान पर भर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो T का मान है वो D के बराबर हो जाएगा। तो पूरे स्थान पर अगर भर दिया जाएगा तो क्या होगा? T इज इक्वल टू हो जाएगा D। भाई D तो इसकी दूरी है, और ये जो मोटाई है ये भी T के बराबर हो जाएगी। पूरे स्थान पर जब भर दिया जाएगा तो परावैद्युत पदार्थ मोटाई भी T हो जाएगी और प्लेटों के बीच की दूरी भी D हो जाएगी। तो इसका दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो C का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए तब हम C का मान निकालेंगे तो केवल T की जगह आपको D कर देना है।
तो क्या बन जाएगा, तो वो यहाँ से टी की जगह डी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, टी जब डी करेंगे तो डी और ये कहीं चला जाएगा ऊपर, तो के ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी, जो कि हम लोग इसके पहले अलग डेरिवेशन कर चुके हैं जिसमें पूरे स्थान पर परावर्तित पदार्थ भरा हो। तो इस प्रकार से इसकी कई स्थितियां हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लें और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे।